हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में जिसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, उसमें हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से रिलेटेड 5 चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन की। आज की वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए बाकी के दमदार स्टॉक्स के डिस्कशन करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि आप कैसे इस सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन प्लान कर सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हैवेल्स। आपको पता हो कि इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स से रिलेटेड बहुत सारे सेगमेंट्स में हैवेल्स एक बहुत बड़ा प्लेयर है, काफी अच्छी मार्केट शेयर वाला प्लेयर है। तो इसकी चर्चा हम थोड़ी डिटेल में यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्विच गियर्स, जो आपको पता होगा एमसीबीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं, उसमें 29% की मार्केट शेयर है हैवेल्स की। उसी तरह स्विचेस में 20%, डोमेस्टिक जो केबल मार्केट है, जो इलेक्ट्रिकल केबल मार्केट है, उसमें 16%, इंडस्ट्रियल केबल्स में 10%, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि फैंस हो गए उसमें 15%, लाइटिंग सीएफएल लाइटिंग में 10%, अदर टाइप्स की लाइटिंग्स ल्यूमिनरीज में 14% और डोमेस्टिक अप्लायंसेज जो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए उसमें 9%। और उसमें कौन कौन से इसकी पीयर्स हैं यानी कि कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी भी लिस्टिंग यहाँ पे की हुई है, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी अच्छी मार्केट शेयर वाली ये कंपनी है। और इसके ऑपरेशंस केवल इंडिया में ही नहीं, यूरोप और अमेरिकाज में ही है। इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी 42% जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आती है वो इंडिया से आती है, 42% यूरोप से आती है और बाकी की जो 16% है वो अमेरिकाज। अब अमेरिकाज में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही है इसमें शामिल। इसकी जो टोटल रेवेन्यू है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो केबल्स से इसके 45% के, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं उससे 45% की रेवेन्यू आती है, लाइटिंग एंड फिक्सचर से 13%, जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे हमने बातें भी की उससे 13% से, और स्विच गियर से 28% के, और अदर जो छोटे मोटे आइटम्स हो गए उससे 1% की रेवेन्यू आती है। फिर कौन से इसके न्यू टारगेटेड मार्केट्स हैं, कहां कहां पे ये अपनी बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाना चाह रहे हैं? तो चाइना, आसियान कंट्रीज और लैटिन अमेरिका में ये ऑपरेशंस अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इंडिया में इसकी किस तरह के ऑपरेशंस हैं, कहां से रेवेन्यू आती है, क्या क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। यूरोप के लिए वही डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं और अमेरिका के लिए भी वही डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। इसकी अगर समझ लें कि मार्केट में कितनी बड़ी ग्रिप है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम ये डिटेल्स देखते हैं। हैवेल्स इंडिया के टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर स्लैश डीलर्स कितने हैं? तो 5600 हैं। जो नेक्स्ट बिग प्लेयर है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल, उसके 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फिर वीगार्ड एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसके 280 हैं। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक आपको पता होगा 3500 उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क इसने फैलाई हुई है, और इसके अच्छे ऑपरेशंस के कारण हर साल इसकी मार्केट शेयर थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। इसकी जो टोटल रेवेन्यू आती है वो करीबन 70% इमर्जिंग इकोनॉमीज से आती है, यानी कि इंडिया से ऑफ कोर्स, और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लैटिन अमेरिका वगैरह में जो एक्सपैंड करना चाह रही है वहां से 70% रेवेन्यू आती है, और 30% रेवेन्यू आती है डेवलप्ड कंट्रीज से। तो उसमें मोस्टली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज आते हैं। इसकी अगर हिस्टोरिकल प्राइस रिटर्न्स की बात करें तो 20 साल की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में इस स्टॉक ने आपको 37,000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने 383 ऑलमोस्ट 400% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, और निफ्टी ने करीबन 900% 1000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो निफ्टी और सेक्टर से कोई इसकी खास कंपैरिजन ही नहीं है। काफी शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है। 20 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 3.7 करोड़। तो इससे आपको समझ में आता है कि कितनी हैंडसम, कितनी शानदार रिटर्न्स इसने आपको पास्ट में बना के दिए हैं हैवेल्स इंडिया के स्टॉक में। हमारा अगला स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हनीवेल ऑटोमेशन। तो कंट्रोल सिस्टम्स और जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम्स होती हैं, वो चाहे आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेक्टर्स में ये ऑपरेट करती है। एरोस्पेस, बिल्डिंग्स, मोस्टली आप बिल्डिंग्स में इसके काफी सारे अप्लायंसेस देखते होंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, सिक्योरिटी, इन सारे एरियाज में ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और हनीवेल एक्चुअली एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, अमेरिका की कंपनी है। उसमें जो हनीवेल ऑटोमेशन की इंडिया की ब्रांच है, इंडिया की सब्सिडियरी है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है। इसकी जो टोटल रेवेन्यूज आती हैं, टोटल सेल्स रेवेन्यूज आती हैं, वो करीबन 40% एरोस्पेस सेक्टर से आती हैं, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल से ऑलमोस्ट 37%, और परफॉर्मेंस मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट 24% की। आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कि किस तरह से इसने, हालांकि डिप आई थी करीबन 2009-2010 में, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% थी, उसके बाद कंसिस्टेंटली डिप आती गई थी, 7% तक पहुंच गई थी। बट 2013 के बाद से आप देख सकते हैं कि इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंप्रूव किया, और अब इस साल मार्च 2020 में इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 19% के आसपास हो गई है।
तो ये दिखाता है कि कैसे ये कंपनी बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, कैसी वेल रन कंपनी है, ये इससे आपको पता चल जाता है। तो जो इंटरनेशनल कंपनी है, जो हनीवेल ऑटोमेशन इंटरनेशनल है, हनीवेल इंटरनेशनल, उसकी टोटल रेवेन्यू 48% यूएस से आती है, यूरोप से 30% और इंडिया और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें आ जाता है वो 22% की। तो मोस्टली अभी भी इसकी डेवलप्ड इकोनॉमीज में इसकी बहुत बड़ी मार्केट शेयर है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो कर रही है, वहां पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और इस तरह के सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस उनको चाहिए होते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह, तो उसमें हनीवेल की पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर भी बढ़ रही है हर साल। तो वीडियो पॉज करके आप इन सारी डिटेल्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप को और अवेयर कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। 17 साल की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में इस स्टॉक ने, हनीवेल ऑटोमेशन के स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 4500% के रिटर्न्स दिए, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन 400% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 500% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही काफी हैंडसमली आउट परफॉर्म किया स्टॉक ने। अगर 17 साल पहले आपने इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो जाती करीबन 46 लाख। तो आपकी कैपिटल को 17 सालों में इसने 46 टाइम्स अप्रिशिएट कर दिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से रिलेटेड हमारा आखिरी स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो शीला फोम है। शीला फोम को हम शायद इस नाम से नहीं जानते होंगे, बट स्लीपवेल मैट्रेसेस, स्लीपवेल के कुशंस, स्लीपिंग सॉल्यूशंस, कंफर्टर्स, पिलोज, ब्लैंकेट्स, मैट्रेस प्रोटेक्टर, मतलब तमाम तरह की जो स्लीपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है स्लीपवेल, जो कि शीला फोम एक्चुअली कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमने पहले की भी कुछ वीडियोस में जिसमें हमने शीला फोम के स्टॉक को कवर किया है, वहां पे हमने बात की थी कि इंडिया की जो मैट्रेस इंडस्ट्री है या फिर ये जो बेडिंग सॉल्यूशंस की इंडस्ट्री है वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इंडस्ट्री का करीबन 60% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज है। और जैसे जैसे ये कोविड इलोंगेट होता जा रहा है, प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, ये एसएमई सेक्टर जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उनपे काफी फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है, जिससे कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट होगा। और इससे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी कंपनी जो वेल रन है, जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है, लो डेट या डेट फ्री कंपनीज है, उनको काफी फायदा हो सकता है आगे चल के, जैसे जैसे ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट होगा। इस कंपनी की एवोल्यूशन और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इस कंपनी ने कैसे नए नए बिजनेसेस और नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप की। एस्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी 1971 में और उसके बाद से कैसी इसकी हिस्ट्री रही है, इसके बारे में आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा हमने पहले भी ब्रीफली बात की, स्लीपवेल मैट्रेसेस केवल मैट्रेसेस में ही नहीं है, ये होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है, जिसमें कि टॉवल्स, बेडशीट्स, प्रीमियम गिफ्टिंग आइटम्स, पिलोज, कंफर्टर्स, ब्लैंकेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ये ऑफर करता है। तो एक कंप्लीट बेडिंग सोल्यूशन के तौर पे इस कंपनी को देखा जा सकता है। इस कंपनी की स्टॉक लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, हालांकि जैसे हमने देखा ये कंपनी काफी पुरानी है, करीबन 5 दशकों से इंडिया में ऑपरेट कर रही है, बट इसकी लिस्टिंग केवल 4 साल पहले ही हुई थी और 4 सालों की अपनी हिस्ट्री में इसने आपको 24% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए 42% के और निफ्टी ने भी दिए हैं 42% के रिटर्न्स। तो चूंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो ये अभी ग्रो भी कर रही है, तो जो भी इसकी प्राइस रिटर्न है वो आपके सामने है। तो अपने सेक्टर और निफ्टी दोनों का ही आउट परफॉर्म तो इसने नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है, इसके फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छी हैं, इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो काफी ड्रिवन है। तो आगे चल के इस कंपनी की ग्रोथ पॉसिबिलिटीज मुझे दिखती हैं, जिसके कारण इस स्टॉक को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो इस कंपनी को थोड़ा और आप स्टडी कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट से अपने आप को अवगत करा सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज आपको कैसे दिख रही हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपने इसमें 4 साल पहले 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होके हो गई होती 1.2 लाख। तो बहुत कोई खास अप्रिशिएशन तो नहीं है, 4 सालों में 20% की अप्रिशिएशन कोई खास नहीं है, ऑलमोस्ट एफडी जैसे रिटर्न्स है। बट आगे चल के जैसे जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद से तो इकोनॉमी में इतनी स्लगिशनेस रही है, तो ऑब्वियसली स्टॉक पे उसका असर पड़ा है, स्मॉल कैप स्टॉक है तो इस पे उसका असर पड़ा है। बट आगे चल के जैसे जैसे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आती है, मार्केट में इंप्रूवमेंट आती है, तो इस स्टॉक में भी अच्छी अपमूव बन सकती है। तो दोस्तों, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से रिलेटेड मेरे ओवरऑल थॉट्स ये हैं कि ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है। आगे चल के जैसे जैसे इंडिया की वेल्थ बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ये जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं, ये एसीज, फ्रिज, कंट्रोल सिस्टम्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, अच्छे मोबाइल फोन्स, अच्छी टीवीज, तो ये सारे जो स्टॉक हमने देखे पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला के जो 8 स्टॉक हमने देखे, 8 स्टॉक्स की डिस्कशन की डिटेल में, उन सभी में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज मुझे अच्छी दिख रही है ग्रोथ की, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगी, तो इन स्टॉक्स को, इन कंपनीज को उसका फायदा हो सकता है। ये कंपनीज
फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, इनमें जो डेट बर्डन है वो काफी मिनिमल है, जिसके कारण जैसे जैसे मार्केट में कंसोलिडेशन आती है, मार्केट में कोविड के बाद एक अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट होता है, तो इन कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसा हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके मैट्रेस बनाने वाली कंपनी, एसी फ्रिज सब कुछ बनाने वाली कंपनी, सबको हमने ए टू जेड देखा। जो मार्केट लीडर्स हैं, जो सेक्टोरल लीडर्स हैं विथ मोट, अब जिनकी मार्केट शेयर अच्छी हो, जिनके जो गवर्नेंस हो वो अच्छी हो सकता है वो एक छोटी नीश मार्केट में काम कर रही हो, जैसे कि शीला फोम की हमने बात की, वो एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्रीज का मार्केट लीडर है। मैट्रेस इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी रेवेन्यू वाली कंपनी अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन उसमें मार्केट लीडर शीला फोम है। उसी तरह केबल इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी नहीं है इंडिया में, लेकिन उसमें मार्केट लीडर हैवेल्स है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज की जो मार्केट लीडर्स हैं उसमें आपको फोकस करना है, उनके साथ स्टिक करना है। स्टिक विद वेल गवर्न्ड सेक्टोरल बिजनेस लीडर्स विथ मोट। मोट यानी कि ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको ओवरटेक करना, जिसको ओवरकम करना उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो या फिर बहुत डिफिकल्ट हो, तो वैसी कंपनीज के साथ आपको स्टिक करना है। जैसा हमने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की पहली वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे सेक्टर्स को एनालाइज किया था, उसकी प्राइस परफॉर्मेंस, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया था, उसमें हमने बात की थी कि मार्केट टाइमिंग जो होती है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को उससे दूर रहना चाहिए। तो ऐसे सेक्टर्स के साथ आपको स्टिक करना चाहिए जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, या फिर कम से कम क्वाजाई एवरग्रीन है, वो टोटली साइक्लिकल सेक्टर्स नहीं है। तो साइक्लिकल सेक्टर से आप दूर रहें, क्योंकि ये जो साइकिल की मार्केट टाइमिंग होती है वो आपको नहीं करनी चाहिए। वो आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑटोमेटिकली उस तरह के डिसीजंस लेते रहते हैं आपके लिए, आपके बिहाफ पे, और आपको उसकी टेंशन लेने की और आपको उसके लिए एंग्शियस और कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे डिसीजंस आप म्यूचुअल फंड्स पे छोड़ दें, आप स्टिक करें एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं, तो आप एवरग्रीन सेक्टर्स या फिर क्वाजाई का मतलब क्या है, जैसे कि हमने फार्मा सेक्टर की बात की थी, उसके बेस्ट स्टॉक्स की बात की थी, तो वो एक क्वाजाई साइक्लिकल सेक्टर है। फिर ऑटो सेक्टर की बात की, वो भी एक क्वाजाई एवरग्रीन सेक्टर है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज पे आप फोकस कर सकते हैं, ऐसे सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं, या फिर मोस्टली आप एवरग्रीन सेक्टर्स जैसे कि बीएफएसआई की हमने बात की हुई है, पहले एफएमसीजी की बात की हुई है, कंजम्पशन सेक्टर की बात की हुई है, तो इन सारे सेक्टर्स में आप जरूर अपना ध्यान रख सकते हैं। इन सारे सेक्टर्स में अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन हेल्दी वे में बना के रख सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी मेरा मानना है कि आप अपनी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो 15 to 20% ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को एलोकेट कर सकते हैं। इस सेक्टर में काफी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, और उन सारी इंडस्ट्रीज के जो मार्केट लीडर्स हैं उनके साथ आप अगर स्टिक करें तो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी हेल्दी हो सकता है इन द लॉन्ग रन। जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उसमें 5 to 8% तक आप एलोकेशन रख सकते हैं। इसमें मैंने जैसे बीएफएसआई सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये एलोकेशन आप 10 to 12% भी रख सकते हैं, या फिर एफएमसीजी सेक्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि ये एलोकेशन आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं, जो इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, वो थोड़ी इकोनॉमी से डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर इकोनॉमी में स्लगिशनेस होती है तो उसका असर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले स्टॉक्स पे पड़ता है, क्योंकि जैसा हमने देखा ये थोड़े डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर इकोनॉमी की स्टेटस अच्छी नहीं है या फिर जॉब सिचुएशन अच्छी नहीं है किसी कंट्री के अंदर, या इकोनॉमी में स्लगिशनेस आई हुई है, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स पे। इसलिए मेरा मानना है कि स्पेसिफिक स्टॉक्स पे अगर आप जो मार्केट लीडर्स हैं सबसे पहले तो आप उनको चुनें, और उनमें 5 to 8% से ज्यादा एलोकेशन ना रखें, क्योंकि ओवरऑल एलोकेशन आपकी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी उन स्टॉक्स पे, अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो काफी दिनों तक आपके पोर्टफोलियो में स्लगिशनेस दिख सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। इन सारे स्टॉक्स के बारे में हमने पिछले और इस वीडियो में जो चर्चाएं की, इसमें हमने काफी सारे स्टॉक्स की, उसके प्रोडक्ट्स देखे, उसके प्रोसेसेस को समझने की कोशिश की, उसकी मार्केट शेयर देखी, उसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन की डिस्कशन की। तो इन सभी की डिस्कशन करने की मोटिवेशन क्या थी? ये थी मोटिवेशन कि आप समझ सकें, हम और आप समझ सकें कि जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं उनको आपको समझना होगा, वो एक फैमिली मेंबर की जैसी आपकी एलोकेशन में होनी चाहिए, पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। जैसे आप एक फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को अच्छे से समझते हैं, उसको जानते हैं उसके बारे में, उसी तरह आप किसी पोर्टफोलियो में अगर किसी कंपनी को बाय करते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, बाकी लोगों को पसंद आते हैं, उसकी मार्केट शेयर क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या रही है, फंडामेंटल्स कैसे हैं उस कंपनी की, गवर्नेंस कैसी है, क्या मैनेजमेंट टीम है। तो इन सारी चीजों का जब आप होलिस्टिक व्यू लेते हो, ओवरऑल व्यू लेते हो, तो आपको कन्विक्शन बढ़ती है, और उस तरह की कन्विक्शन आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में सेवरल वेज में, यानी बहुत सारे तरीकों से
और एट सेवरल टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स पे, बहुत सारे समय पे आपको मदद करती है। जब मार्केट में बहुत डाउनटर्न आती है या फिर एक सस्टेन्ड एक साइडवेज मार्केट रहती है, तो आप अपनी पेशेंस खोते नहीं हो। आपको पता होता है कि कंपनी, अंडरलाइंग कंपनी अच्छी है, उसके ऑपरेशंस अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट्स की ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं करेगा। हो सकता है किसी ना किसी एक्सटर्नल कारण के कारण कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, हो सकता है कुछ साल तक भी वो स्टॉक परफॉर्म ना करे, लेकिन अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, अंडरलाइन जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस कंपनी की, गवर्नेंस अच्छी है, वो सभी फैक्टर्स अगर सही हैं, तो कभी ना कभी उस स्टॉक की प्राइस को अपने अंडरलाइन जो फंडामेंटल रीजंस है, जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है, उससे कैचअप करना ही है। वो कोई नहीं रोक सकता, ऑपरेटर भी नहीं रोक सकते, कोई स्पेकुलेशन उसको नहीं रोक सकती। अगर अंडरलाइन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके स्टॉक को भी अच्छा परफॉर्म करना ही है लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह की कन्विक्शन आपके अंदर तभी आएगी जब उस कंपनी को आप समझ पाएंगे। जब आप लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो उन सारी की परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, एनुअल परफॉर्मेंस, उसकी गवर्नेंस, सारी एक्टिविटीज, सारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस, कैपिटल एलोकेशन, इन सारी चीजों पे आप ध्यान रख सकते हैं। उनके बारे में आपको अवेयरनेस रह सकती है और आप अकॉर्डिंगली अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको थोड़ा प्लेजेंट, थोड़ा वेल एजुकेटेड बना सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि इन सारी जो डिस्कशन की, ये सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन की, और जिनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं भी की है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी रिसर्च आप खुद करें, डू योर ओन रिसर्च एंड बिल्ड कन्विक्शन योरसेल्फ। उसके बारे में कन्विक्शन मैं आपको थोड़ा सा बस एक विंडो दिखा सकता हूं, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको दे सकता हूं कि ये सब कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं एंड फॉर दीज रीजंस। मैं आपको रीजंस भी बताता हूं कि मुझे ये कंपनीज क्यों अच्छी लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रिसर्च और वो कन्विक्शन आपको खुद डेवलप करना होगा। जो कंपनीज हमने डिस्कस की उसके बारे में भी, और जिन कंपनीज को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया और उसके बारे में आप अगर कन्विंस्ड है, तो उनमें भी आपको कन्विक्शन खुद डेवलप करना होगा रिसर्च करके, विच विल हेल्प यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में डालें। इन सभी कंपनीज के बारे में भी क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं मन में, तो उनको आप डाल सकते हैं कमेंट्स में। अगर हमने कोई कंपनीज यहाँ पे मिस कर दी हैं, या कोई कंपनीज ऐसी हैं जो आपको लगता है कि साउंड है, बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से रिलेटेड, या फिर कोई और भी स्टॉक इन जनरल, अगर आपको कोई स्टॉक ऐसे लगते हैं या कोई कंपनी ऐसी लगती है जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया अभी तक, तो आप उनको कमेंट्स में डालें ताकि मैं उनके बारे में रिसर्च कर पाऊं और हम एक डिस्कशन कर पाए, ताकि एक म्यूचुअली कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो और एक टू वे लर्निंग प्रोसेस हम क्रिएट कर पाए। आपके इनपुट से मैं कुछ सीख पाऊं और हमारी डिस्कशन से आप भी कुछ सीख पाएं, ताकि लॉन्ग टर्म में हम आपस में एक अच्छी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी डेवलप कर पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।